Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. The topic of today's discussion is multiplication theorem of probability or theorem of compound probability. Students, मैंने आपके साथ अपने previous videos में addition theorem डिस्कस करी थी जिसके हमने दो केसेस डिस्कस किए थे. One was mutually exclusive case and the other one was not mutually exclusive case. अब आज हम इस अपने लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपके साथ डिस्कस करेंगे और थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले अगर ये स्टेटमेंट है जो कि ऐसे रीड की जा रही है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी इज गिवन बाय. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो इवेंट्स ए और बी, ए एंड बी इकट्ठे होते हैं, और ये मैं बात कर रही हूँ आपकी थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी की. सबसे पहले ये समझिए, जो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी होती है वो डिपेंडेंट इवेंट्स पे बेस्ड होती है. और डिपेंडेंट इवेंट्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कस किया है. डिपेंडेंट इवेंट्स कौन से इवेंट्स होते हैं? वो इवेंट जिसका एक का होना दूसरे पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल, अगर कार्ड के 52 ताश के पत्ते हैं और उसमें से आपने 4 किंग होते हैं, एक किंग निकाल के बाहर रख दिया, उसमें वापस रिप्लेस नहीं किया, तो दूसरी बार किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रह जाएगी? 3/52. ये पहला पत्ता तो निकल गया है 4 किंग में से, तो दूसरा जो है वो पहले पे डिपेंडेंट है, तो नेक्स्ट टाइम किंग के आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी. तो थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी जो होती है वो डिपेंडेंट इवेंट्स पे बेस्ड होती है. अब एक स्टेटमेंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी इज गिवन बाय पी ए इंटरसेक्शन बी. इसको हम कैसे लिखेंगे? पी ए इंटू पी बी अपॉन ए, प्रोवाइडेड कि पी ए जो इवेंट ए है वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो. ऐसे ही पी बी इंटरसेक्शन ए. आपको इंटरसेक्शन का मतलब पता है, इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन. ठीक है, अगर दो इवेंट्स इकट्ठे हो रहे होते हैं तो उसे हम सेट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ए इंटरसेक्शन बी. और अगर मैं कहती हूँ दोनों इवेंट में से कोई भी एक इवेंट होना होता है, पी ए और बी, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो अगर एक इवेंट है पी बी इंटरसेक्शन ए, तो थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि इसको ऐसे लिखते हैं, पी बी इंटू पी ए डिवाइडेड बाय पी बी, प्रोवाइडेड कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. तो आगे वो कह रहा है, वेयर बी अप पी बी अपॉन ए इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड. पी ए अपॉन बी इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड. तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये तो है हमारी एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन. इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको समझते हैं. देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये पी बी अपॉन ए है, ये कहना चाह रहा है कि हम जो न्यूमरेटर में लिखा होता है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना चाह रहे हैं जब इवेंट ए जो डिनोमिनेटर में इवेंट दे रखा है वो इवेंट हो चुका हो या वो इवेंट की वैल्यू दे रखी हो. ऐसे ही पी ए अपॉन बी का मतलब क्या हुआ कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए की निकालना चाह रहे हैं जब इवेंट बी हो चुका है या इवेंट बी दे रखा है. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ये थ्योरम है, ये आपको याद करनी होगी कि इस तरीके से लिखी जाती है. इसका कोई प्रूफ एग्जाम में नहीं आता, इस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इससे हमारी क्या कॉरोलरी निकल के आती है कि कॉरोलरी का मतलब क्या हुआ, जो प्रपोजिशन क्या निकल के आता है, जो चीज़ ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है उससे हम क्या चीज़ निकाल रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर बेस्ड होती है. इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से इवेंट होते हैं? जिसका एक का होना दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालता. फॉर एग्जाम्पल, अगेन हम ताश के 52 पत्ते लेते हैं, उसमें से किंग 4 हैं. अगर मैंने कहा एक किंग का पत्ता आपने निकाला और वापस उसी में रिप्लेस कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम किंग के आने की प्रोबेबिलिटी वही सेम रहेगी, 4/52, इंडिपेंडेंट रहेगी. तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमेशा इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर बेस्ड होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमेशा डिपेंडेंट इवेंट्स पर बेस्ड होती है. तो ये क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ बी, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है कि इट स्टेट्स दैट इफ ए एंड बी आर एनी
two independent events, then the probability that both will occur is equal to the product of their individual probability. मतलब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है कोई तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर बेस्ड होगी, और वो थ्योरम क्या कहती है कि पी ए एंड बी को हम कैसे लिखते हैं, पी ए इंटू पी बी। अगर ऐसे ही तीन इवेंट्स होते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो वो क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। मतलब जितने इवेंट्स हैं वो अपने आप में आपस में इंडिपेंडेंट होंगे और वो सबकी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती क्या है। देखिए, अ कैंडिडेट इज सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज फॉर 3 कंपनीज। For the first company, there are 12 candidates. For the second, there are 15 candidates. And for the third, there are 10 candidates. What are the chances of his getting job at least at one of the company? आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाता है मैनेजमेंट ट्रेनी के इंटरव्यू के लिए 3 कंपनीज के लिए। फर्स्ट कंपनी में 12 कैंडिडेट्स हैं, सेकंड में 15 हैं और थर्ड में 10 कैंडिडेट्स हैं। अब आपको ये निकालना है कि उसकी क्या चांसेस हैं कि उसकी जॉब सेलेक्ट हो जाए एटलीस्ट एट वन ऑफ द कंपनी। सबसे पहले आपको वर्ड प्रोबेबिलिटी में समझना पड़ेगा। एटलीस्ट का मतलब होता है एक तो हो ही, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप सबसे पहले निकालेंगे द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट्स गेट द जॉब एटलीस्ट एट वन ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट डज नॉट गेट द जॉब इन एनी कंपनी। भाई मैंने आपको ये चीज़ पहले भी क्लियर करी थी कि पी ए प्लस पी ए बार की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। मतलब प्रोबेबिलिटी का होना प्लस नहीं होना वो 100% होता है मिलकर। तो अगर उसको, ये आपका फॉर्मूला हो गया कि द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट गेट्स द जॉब एटलीस्ट एट वन ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू 1 माइनस नहीं मिलना। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट डज नॉट गेट द जॉब इन द फर्स्ट कंपनी क्या हो गया, 1 माइनस 1/12, क्योंकि फर्स्ट कंपनी में कितने कैंडिडेट्स हैं, 12 कैंडिडेट्स हैं। प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो नहीं उसका आना मतलब, नहीं उसको जॉब मिलना मतलब एक कैंडिडेट कम हो जाएगा, तभी उसको जॉब नहीं मिलेगी। तो 1/12 दैट इज 11/12। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट डज नॉट गेट द जॉब इन द सेकेंड कंपनी क्या हो गया, 1 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 14/15। प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट डज नॉट गेट द जॉब इन द थर्ड कंपनी क्या हो गया, 1 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 9/10। अब ये तीनों अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट द वैल्यू एज 0.77। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1 माइनस 0.77 इज इक्वल टू 0.23। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्लियर हो गया होगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दूसरा क्वेश्चन शेयर करूंगी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।